जय हिंद। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो आइए इसको भारत के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है, माने आपके परिवार के कुल इनकम को आपके परिवार के कुल सदस्यों में बांट दो तो एक व्यक्ति को मिलेगा जितना, वो पर कैपिटा इनकम होगा आपके परिवार का, माने प्रति व्यक्ति आय होगा। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो जो 2007 में भारत के आधा था, आज बराबर ही नहीं बराबर से आगे चला गया है। तो भारत बांग्लादेश से भी पीछे रह गया। इसका क्या कारण है, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका निवारण क्या हो सकता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दुनिया में ये देखा गया है कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। और जिस देश की जनसंख्या कम होती है और रिसोर्सेज ज़्यादा रहता है उस देश का जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में थोड़ा कम मेहनत लगता है। भारत की बात करने से पहले हम पड़ोसी देश और दुनिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं, फिर भारत का कंपेयर करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। भारत की पर कैपिटा इनकम $1947 है, बांग्लादेश का 2227 है, श्रीलंका का 3830 है। हम लोग का 2000 नहीं है। बांग्लादेश का हम लोगों से आगे चल गया, इसका रोना तो बाद में रोइएगा। श्रीलंका का हम लोगों से बहुत पहले ही आगे चल गया है, इसका रोना पहले रो लीजिए। और पाकिस्तान का $1543 है, नेपाल का 1235 है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग का $1,22,740 है और सिंगापुर का 1,02,742। अमेरिका का इन लोगों से कम है, 68,309 है। तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम कम या ज़्यादा होने से कोई देश ताकतवर या कमज़ोर नहीं होता, लेकिन हाँ वहाँ के लोगों पर जीवन की क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ता है। अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा तो जीवन क्वालिटी अच्छा होगा, माने आप जितना कमाएंगे उतना ही ना आप अपने जीवन की क्वालिटी रखेंगे। थोड़ा कमाएंगे तो पंखा लगाएंगे अपने घर में, थोड़ा सा और ज़्यादा कमाएंगे तो कूलर लगाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा कमाएंगे अच्छा कमाने लगेंगे तो एसी लगाएंगे। तो जीवन की क्वालिटी पर असर पड़ता है। कारण की बात करें तो जनसंख्या एक बड़ा कारण है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। मैं इस पर एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि सरकार को एक चाहिए कि एक कानून बनाए जिस पर लोग विरोध करे तो करे, लेकिन ये कानून सख्ती से लागू करके जनसंख्या नियंत्रण करने में एक अहम कदम उठाए। दूसरा प्रमुख कारण में से एक है शिक्षा। हमारे देश की शिक्षा गलत दिशा में है। हमारे देश में वैसी शिक्षा मिलती है जो दूसरे पर आश्रित बनाती है। शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री और रिसर्च को ध्यान में रखकर होना चाहिए। रिसर्च के मामले में भारत बहुत पीछे छूट गया है। यहाँ रिसर्च करने का मतलब है कि आप बीटेक एमटेक करके तब रिसर्च करो, नहीं तो आपको कोई उतना वैल्यू नहीं देगा या रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। अब भारत सरकार को कौन समझाए कि 10-12 वर्ष के लड़कों को या मैट्रिक इंटर के लड़कों के दिमाग में भी थोड़ा सा रिसर्च करने का आइडिया आता है। और इंडस्ट्री की तो हालत बहुत ख़राब है। यहाँ वैसी शिक्षा दी जाती है जो दूसरे पर आश्रित होना सिखाती है, वैसी शिक्षा नहीं दी जाती है जिसमें इंडस्ट्री क्रिएट करना सिखाती है। यहाँ बेरोजगारी ही सरकारी रोजगार की ओर आकर्षित करती है लोगों को, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है। और प्राइवेट इंडस्ट्री में कुछ डर हमेशा रहती है कि कहीं जॉब ना छूट जाए। यहाँ इंडस्ट्री वाले चौड़ में घूमते हैं कि बेरोजगारों की जनसंख्या बहुत है तो तुम नहीं करोगे तो वो करेगा। अगर इंडस्ट्री ज़्यादा रहेगी तो इसका डर नहीं रहेगा। और पेंशन और रिटायरमेंट का भी थोड़ा खतरा रहता है, इसके बारे में आगे चल के हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा के शुरुआती दौर से ही मार्केटिंग सिखाना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, बाजार की पहचान कैसे करें, क्वालिटी जांच वगैरह वगैरह। तो शिक्षा में ये सारी कमियां हैं। और अगला कमी है पैसे का सही क्षेत्र में इस्तेमाल ना होना। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी में खर्च होता है। मुझे नहीं लगता है कि इतना पेंशन और सैलरी में खर्चा होनी चाहिए। तो लोग बोलेंगे कि क्या पेंशन नहीं मिलना चाहिए, क्या इतना सैलरी नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भैया। हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कैसे मिलनी चाहिए। बात करें पेंशन की, तो पेंशन की टेंशन सरकार को नहीं लेनी चाहिए, ये इंश्योरेंस कंपनियों को दे देना चाहिए। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, LIC वगैरह, कि आपको कुछ पैसा अभी सैलरी में से ले सकती है और बाद में 60 वर्ष के बाद आपको एक निश्चित अमाउंट पर मंथ दे सकती है। अब बात करें सैलरी की, तो सरकार जिस तरह से सैलरी देती है मुझे नहीं लगता है कि ये उतना अच्छा तरीका है। चेक सरकार को करेंगे चाहिए कि कि एक आखिर मिनिमम आपको सैलरी LIC की योजना इस चलाए स्कीम में जिसमें इतने सब लोगों परसेंट को ब्याज मिनिमम कैसे अमाउंट मिलता है। दे ताकि वो भूखे मरे ना। उसके बाद काम पर उसको सैलरी दे, काम पर उसको अमाउंट दे, जितना काम करेगा उस पर अमाउंट दे। अगर एग्जाम्पल टीचर को ले लें तो टीचर को शिक्षा देने के अलावा बहुत सारा काम रहता है, जैसे इलेक्शन, जनगणना वगैरह बहुत सारा सरकार की फंक्शन आती हैं, वो सारा टीचर गाँव में संभालता है।
तो टीचर को एक मिनिमम अमाउंट देना चाहिए कि आपको जैसे कि 22,000 सैलरी देता है, 18,000 देता है, 30,000, 50,000 जो भी देता है, तो मिनिमम एक सैलरी रखना चाहिए कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप जितने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे उसके हिसाब से मिलेगा। सरकारी स्कूल में स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वहाँ अच्छा शिक्षा नहीं मिलती है। अगर इस तरह से होगा कि उस टीचर से जितने स्टूडेंट पढ़ेगा उतना अच्छा उसको सैलरी मिलेगा, तो वो टीचर क्या करेगा कि बैठकर कुर्सी पर स्वेटर नहीं बिनेगा, वो अच्छा शिक्षा देगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लड़का आए और उसको ज़्यादा सैलरी मिल सके। इससे और एक फ़ायदा होगा कि अगर टीचर को ज़्यादा सैलरी पाना है तो अच्छा पढ़ाएगा। और देखिए, सब में अच्छा पढ़ाने की उतना क्वालिटी नहीं होती है, तो लड़का उसी से पढ़ेगा जो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा क्वालिटी देता है एजुकेशन का, तो उसके पास लड़का जाएगा। तो एक मिनिमम अमाउंट जो दूसरा काम कर रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो अच्छा पढ़ा रहा है उसको और बेहतर मिलेगा कि अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई। और इससे ये होगा कि अगर लड़का अच्छा शिक्षा लेगा तो आगे चल के वो इसी जीडीपी में योगदान करेगा और उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, क्योंकि वो नॉलेजेबल रहेगा, उसका स्किल अच्छा रहेगा, तो वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो क्रिएटिव बनेगा। तो इस सैलरी नियम से शिक्षा भी अच्छा मिलेगा, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगा और बेरोजगारी भी कम होगा। सरकार को रिसर्च पर और बजट बढ़ाना चाहिए। अगर कोई संस्था या व्यक्ति कोई रिसर्च करता है, उसमें पास नहीं भी होता है, थोड़ा भी पास होता है, ट्राई भी करता है, तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो प्रोत्साहन पैसा या रिसोर्स के रूप में हो सकता है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए कुटीर उद्योग पर। सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर घर घर कंपनी होगा तो इतना बेरोजगार भी नहीं होगा और उसका टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा और जीडीपी बहुत ज़्यादा उछाल मारेगी। घर घर कंपनी कैसे हो सकती है भैया? हो सकती है, देखो, कोई सामान बनाने के लिए, कोई एक मोबाइल बनाने के लिए, मोबाइल चार्जर कुछ भी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें छोटा छोटा मशीन लगा हुआ रहता है। जैसे मान लो कि मोबाइल के लिए चार्जर, ईयरफोन, उसका किट, डिस्प्ले, कैमरा, ये सब के लिए अलग अलग मशीन लगाया जाता है। तो मान लीजिए एक ईयरफोन की बात करें या चार्जर की बात करें, तो तार बनाने के लिए एक छोटा सा मशीन एक घर में आराम से लग सकता है। उस तरह कई सारी मशीनें लग सकती हैं, बहुत सारे लोग लगा सकते हैं, लोग अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है फिर मार्केटिंग में। तो सरकार को मार्केट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने शिक्षा में भी जोड़ा था कि मार्केटिंग का एक अलग से क्लास होना चाहिए शुरुआती से ही, कि बाज़ार को कैसे निरीक्षण करें। वैसे भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, तो सरकार को इस मैटर में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग से होगा कि मान लो हम बिहार में कुछ तार या पिन कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं और दिल्ली में किसी कंपनी को या मुंबई में किसी कंपनी को ज़रूरत है, तो हम ऑनलाइन से एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो दिनारा लेकर बोरा में लेकर नहीं ना बैठेंगे भाई, ऑनलाइन संपर्क करके एक दूसरे को टेंडर भी ले दे सकते हैं कि इतना सामान बनाओ मेरे लिए। इस तरह से हमारा सामान वेस्ट भी नहीं होगा, जितना ज़रूरत होगा उतना हम बनाएंगे या दूसरे से टेंडर लेके बेहतरीन सामान बनाएंगे। इसलिए अब वो ज़माना आ गया है कि अब ज़रूरत है स्कूली शिक्षा में भी मार्केटिंग शिक्षा देने की, क्योंकि पहले ये दौर नहीं था, लेकिन अब ये नहीं होगा तो फिर हम पिछड़ते जाएंगे और हमारा पर कैपिटा इनकम उतना ही कि उतना ही रहेगा या स्लो बढ़ेगा। बस इतना पर ही हम अपने टॉपिक को स्टॉप करते हैं, क्योंकि बात बढ़ी तो फिर दूर तक निकलेगी। सब पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो फिर गहराई तक चर्चा होने लगी तो और दूर तक जाएगी। मैंने जो सुझाव दिए हैं, मेरे नज़र कहाँ तक जाती है, इस बारे में आपको कहाँ दिक्कत लगा या आप इसको और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, इस पर आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट में अपना राय रख सकते हैं। जय हिंद।